हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है बच्चे? अच्छे से रहने की। बच्चे, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुए और काफी कुछ सुनने में आया। फिर मैंने काफी कुछ एनालाइज किया और फिर क्या पता चला कि तुम में से बहुत सारे लोग ना लाइफ को एक रेस की तरह एज्यूम कर लिए हो, जिसमें किसी को हारने का डर है तो किसी को जीतने का बस जुनून है, किसी को बस पास होना है और किसी को हर बार सिर्फ फर्स्ट ही आना है। इस पास और फर्स्ट आने के होड़ में सब इतने लग गए हैं कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग ही भूलते जा रहे हैं। कोई बस सोए जा रहा है और कोई सिर्फ भागे जा रहा है। पर बच्चा, हर बार तू हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी तो नहीं। हर बार तू हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी तो नहीं। तू हर बार सबको पीछे छोड़ जाए ये भी जरूरी तो नहीं। जरूरी है तेरा हर दौड़ में शामिल होना। जरूरी है तेरा हर बार गिर के खड़े होना। बच्चा, जिंदगी में इम्तिहान तो बहुत होंगे, जिंदगी में एग्जाम्स तो बहुत होंगे। जो आज तेरे आगे है ना, वो कल तेरे पीछे होंगे। सफलता के शिखर पे भी पहुंचोगे तुम। सफलता के शिखर पे भी पहुंचोगे तुम और राहों में आई हर मुश्किलें भी तेरे अपने होंगे। बस तुझे चलना होगा। इसके लिए बस तुझे चलना होगा और सिर्फ तुम्हें चलना होगा। So, welcome back to the class of physics initiated by School of Science and Achievers Academy। और मैं सुनील गुप्ता बच्चा आपको सिखाने जा रहा हूं आज फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, और उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है बच्चा उसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चा, जैसे हर बार मैं स्टार्ट करता हूं। छोटी छोटी चीजों के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं। दूसरा, ये जो टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है। बच्चा, जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से नहीं, मैं सिंपली फ्लक्स से स्टार्ट करता हूं। किससे स्टार्ट करता हूं? फ्लक्स से। सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। बच्चा, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और जिसका मतलब होता था टू फ्लो। जिसका मतलब क्या होता था? टू फ्लो। कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होना, कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी अलग अलग चीजों का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसका किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होना, उसी को क्या बोलते थे? फ्लक्स। क्या बोलते थे? फ्लक्स। इस फ्लक्स को, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बताऊं, हम 11 की कुछ चीजों को रिकैप करते हैं। किसको? 11 की कुछ चीजों को रिकैप करते हैं। वहां पे बच्चा एक टॉपिक था जिसका नाम था रेट ऑफ फ्लो। जिसका नाम क्या था? रेट ऑफ फ्लो। और धुंधला धुंधला सा याद होगा, ये रेट ऑफ फ्लो जो होता था ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को बताता था। रेट ऑफ फ्लो मींस क्या? किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से पास होना जो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग निकलता था, उसको बोलते थे। रेट ऑफ फ्लो याद आ रहा होगा, वहां पे होता था एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे यहां तो पता चलेगा रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू क्या होती थी वहां? एरिया इंटू वेलोसिटी। इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, जिसमें बताया गया था कि ये कोई एरिया है। ये क्या ले लिया बच्चा? कोई एरिया ले लिया और इससे ये थोड़ा सा उल्टे शेप में मैंने शायद बना दिया, ऐसे चेक करो। इससे कितना फील्ड लाइंस, कितना
फील्ड लाइंस के टर्म में नहीं, हम फ्लूइड के टर्म में देखते हैं, क्योंकि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट कर रहा हूं, तो इसको फ्लूइड के टर्म में देखते हैं। इससे सपोज यहां पे एयर के बहुत सारे स्ट्रीम है, एयर के क्या है, एयर भी फ्लूइड है, एयर के बहुत सारे स्ट्रीम इस पर्टिकुलर एरिया से पास ऑन हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एयर के बहुत सारे स्ट्रीम जो हैं किसी वेलोसिटी से इस एरिया से पास हो रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ एरिया है उसमें किसी वेलोसिटी से पास हो रहा है, लाइक दिस। ध्यान से देखो, ये है एरिया और इससे बहुत सारे स्ट्रीम जो है ना, ऐसे स्ट्रीम ऑफ एयर पास हो रहा है, सही है। जितना स्ट्रीम ऑफ एयर किसी वेलोसिटी के साथ, जितना स्ट्रीम ऑफ एयर इस पर्टिकुलर एरिया से वेलोसिटी के साथ पास ऑन हो रहा है, उसी को बोलते थे रेट ऑफ फ्लो, और एग्जैक्टली उसी को बोलते हैं फ्लक्स। उसी को क्या बोलते हैं, जितना फ्लूइड, जितना विंड, जितना एयर इस पर्टिकुलर एरिया से किसी वेलोसिटी के साथ पास होता था, उसी को वहां पे क्या बोलते थे, फ्लक्स, जिसको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के नाम से, टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसको रेट ऑफ फ्लो बोलते थे, और उसकी वैल्यू कितनी आती थी, एरिया इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन है कैसे, वहां पे तो हमने डिराइव किया था, बट ध्यान दो कैसे। अगर ये एरिया बड़ा कर दिया, एरिया क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो जो भी विंड इसका पास ऑन होगा, ये थोड़ा होगा कि ज्यादा होगा, आंसर है ज्यादा होगा। अगर एरिया को तुम बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ जा रहा है, एरिया को जब बढ़ा दे हो तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ज्यादा विंड उससे पास होंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या दिख रहा है, एरिया। रेट ऑफ फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या दिख रहा है, एरिया। अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा दे रहे हो विंड की, अगर तुम वेलोसिटी विंड की बढ़ा दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा रेट ऑफ फ्लो बढ़ जा रहा है। पहले 10 मीटर पर सेकंड था, उसे 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो बच्चा क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब ये जो रेट ऑफ फ्लो जो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो जो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एरिया पे भी डिपेंड किया, वेलोसिटी पे भी डिपेंड किया, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा। कैसा रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया को बढ़ाया तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ गया, और वेलोसिटी को भी बढ़ाया तब भी रेट ऑफ फ्लो क्या हुआ, बढ़ गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो फ्लक्स, जो रेट ऑफ फ्लो का हमने नाम दिया है, वो सिर्फ एरिया वेलोसिटी पे डिपेंड किया, आंसर है नहीं। क्यों, ध्यान से सुनना। अब मेन टॉपिक आया, ये वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, सही है, इस पर्टिकुलर एरिया से। अभी वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखो, पहले ऐसे जा रहा था, मींस इस सरफेस से परपेंडिकुलर था, और अब ऐसे किसी एंगल पे जा रहा है, तो क्या सेम रेट ऑफ फ्लो जा रहा है, आंसर है नहीं। क्या सेम रेट ऑफ फ्लो जा रहा है, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो, इसको बढ़ाते बढ़ाते वेलोसिटी को मैंने ऐसे कर दिया, अभी भी देखो वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड हमने एज्यूम किया स्टार्टिंग में, अगर सो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, और एरिया अभी भी फिक्स है, एरिया अभी भी क्या है, फिक्स है, और ये अभी भी स्पीड ऑफ विंड दिख रहा है, स्पीड ऑफ एयर दिख रहा है, लेकिन क्या इस एरिया से पास हो रहा है, आंसर है नहीं। क्या इस एरिया से पास हो रहा है, आंसर है नहीं, एरिया से पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वेलोसिटी और एरिया के बीच में एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। ये जो रेट ऑफ फ्लो, ये जो रेट ऑफ फ्लक्स देखा था, ये एरिया का जो एरिया है और ये जो वेलोसिटी है, उनके डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। मींस अगर एरिया ऐसे रहा, तो अगर वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो होगा। लेकिन जैसे इसको इंक्लाइन करते जाओगे, चाहे ऊपर या नीचे करते जाओगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होते जाएगी। और जैसे इसको पैरेलल टू द सरफेस हो गया, क्या हो गया, पैरेलल टू द ऐसे सरफेस हो गया, इसका मतलब उस टाइम में रेट ऑफ फ्लो, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। रेट ऑफ फ्लो या फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, 0 हो गई। सही है, क्या बोलना हो पता चल रहा है। मींस एक चीज, ये जो फ्लक्स है, रेट ऑफ फ्लो है, वो कोई और भी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्या हो रहा है, वो किसी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन है किस पे, तो आंसर है, देखो ध्यान से, आंसर है ये जो इलेक्ट्रिक, सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये क्या है, परपेंडिकुलर, इस सरफेस से मैंने परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन लिया, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे जा रहा था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में नहीं, अभी जो हमें रेट ऑफ फ्लो के टर्म में देख रहे थे, सॉरी फ्लूइड के टर्म में देख रहे हैं। तो सपोज पहले फ्लूइड इससे परपेंडिकुलर जा रहा था,
लेकिन अभी ये ऐसे जा रहा है, अभी कैसे जा रहा है, इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, ऐसा सरफेस से ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, अभी ये ऐसे जा रहा है, सही है। तो ये परपेंडिकुलर हमने रेफरेंस लिया और फिर देखा कि ये ऐसे जा रहा है, सही है। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो सपोज कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पे गया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे गया। तो इसका दो कंपोनेंट लिया बच्चा, एक ले लिया थीटा वाला कॉस जो सरफेस से परपेंडिकुलर था, और एक पैरेलल कंपोनेंट ले लिया v sin थीटा, सही है। मतलब ये जो एरिया था और ये जो वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी अभी ऐसे हो गया, ये वेलोसिटी कैसे हो गया, ऐसे। तो हमने दो कंपोनेंट लिया, एक परपेंडिकुलर, इस सरफेस से परपेंडिकुलर, और एक पैरेलल। ध्यान से देखो, रेट ऑफ फ्लो के लिए कौन कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, ये पैरेलल वाला या परपेंडिकुलर वाला? तो आंसर है परपेंडिकुलर वाला। देखो ध्यान से, ये ऐसे जब जा रहा है तो हमने इसका दो कंपोनेंट कर लिया है, cos थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट sin थीटा। मतलब ये v cos थीटा क्या हो गया बच्चा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, पैरेलल कंपोनेंट। तो क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ फ्लो के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ, cos थीटा या sin थीटा? तो आंसर है उस टाइम में जो रेस्पॉन्सिबल हुआ वो v cos थीटा रेस्पॉन्सिबल हुआ, मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल हुआ। और एरिया तो हमने फिक्स ही रखा था, एरिया क्या रखा था, फिक्स रखा था। इसका मतलब ये जो रेट ऑफ फ्लो है, ध्यान से देखो, ये रेट ऑफ फ्लो जो है एक्चुअल में एरिया पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। एरिया पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी नहीं रहे। तो अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है तो हमें वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द क्या रहे, सरफेस रहे। इसका मतलब यहां पे a और इंटू v परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, v cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, v cos थीटा। तो पता चला कि रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चा, रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू av cos थीटा आ गई। कितनी आ गई, av cos थीटा। तुरंत याद आया कि अच्छा ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, क्योंकि बच्चा डॉट प्रोडक्ट याद करो 11th में सिखाया गया था, a डॉट b की वैल्यू क्या होती थी, ab cos थीटा। क्या होता था, ab cos थीटा। यहां पे भी आ गया, क्या आ गया, ab cos थीटा। मतलब ये दो क्वांटिटी के साथ क्या है, cos थीटा है। इसका मतलब तुरंत पता चला कि ये डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटी का, ये पूरा डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटी का। किसका, वेलोसिटी का एंड एरिया का। किसका, वेलोसिटी का एंड एरिया का। प्रॉब्लम ये थी कि पहले से हमने वेलोसिटी वेक्टर एज्यूम किया था, हमें पता था कि जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है, वेक्टर। बट एरिया हमने देखा था कि स्केलर। 11 से पहले एरिया क्या लिया जाता था, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे अगर ये डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, सपोज v डॉट a, क्या लिख देते हैं, v डॉट a। जैसे a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, वैसे v डॉट a इक्वल टू va cos थीटा हो गया। क्या हो गया, va cos थीटा। सो ये पता चला कि यहां पे एरिया जो है वो स्केलर नहीं हो सकता है बच्चा, एरिया स्केलर नहीं हो सकता। एरिया क्या होगा, यहां पे वेक्टर क्वांटिटी होगा। एरिया क्या होगा बच्चा, यहां पे वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका मतलब यहां एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस एरिया वेक्टर। क्या इंट्रोड्यूस हुआ बच्चा, एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी मींस एरिया वेक्टर। सो फाइनली इस पूरे प्रवचन में ये पता चला, हमने फ्लूइड को जब रिलेट किया तो रेट ऑफ फ्लो, फ्लो को ही बच्चा क्या बोलते थे, फ्लक्स। इसका मतलब फ्लूइड के लिए जो फ्लक्स होता है, फ्लूइड के लिए जो फ्लक्स होता है वो v डॉट a होता है, वेक्टर v डॉट a या va cos थीटा या va cos थीटा। और वो फ्लक्स वेलोसिटी, एरिया एंड उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, एंड उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। सो ध्यान से देखना, यहां जो एरिया वेक्टर बनाया गया, क्या बनाया गया, एरिया वेक्टर। उसके बाद बताया गया था एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर हो। तो इसमें सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन दिख रहा है, तो ये वाला।
इसी को हम अलग से देखने वाले हैं। इस पूरे ये में मुझे ये इंट्रोड्यूस करना था कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है फॉर फ्लूइड, एंड एरिया वेक्टर का कंसेप्ट क्यों आया। किसका कंसेप्ट? एरिया वेक्टर का कंसेप्ट क्यों आया। तो हमें पता चला फ्लूइड के लिए कि जब भी हम फ्लक्स फ्लूइड के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो वेलोसिटी पे, एरिया पे, उनके बीच के एंगल पे, लेकिन वो कौन सा एंगल? cos थीटा वाला एंगल। वो एंगल cos थीटा के साथ क्यों लिया पता चला? क्योंकि sin थीटा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, cos थीटा वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसी के लिए फ्लक्स वहां पे मिल रहा है। सही है। साथ में देखा एक नया क्वांटिटी एंड दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। क्या क्वांटिटी देखा बच्चा? एरिया वेक्टर। सो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये पक्का समझ में आया, इसका हमारे टॉपिक से लेना देना नहीं है, जस्ट मैंने तुमको समझाने के लिए बताया, ठीक है। सो अब जो हमें देखना है बच्चा, लिखना है, इसको लिख लेना, तुम्हारे के लिए काम आएगा। सो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, अब जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा एरिया वेक्टर। अभी भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे नहीं जाएंगे, अभी भी हम एरिया वेक्टर पे ही रहेंगे। तो एरिया वेक्टर के अबाउट कुछ कुछ चीजें अच्छे से देखते हैं। सो नाउ हमारा टॉपिक क्या हो गया बच्चा? एरिया वेक्टर। सही है। किससे डिनोट करेंगे? तो ए के ऊपर क्या डाल दोगे? एरो। क्वेश्चन एरिया वेक्टर क्या? तो एक ऐसा वेक्टर जो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक रिंग ले लिया बच्चा, देखो ये एक रिंग है, ये एरिया ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस से क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सरफेस से क्या हो गया? परपेंडिकुलर। देखो ये बोर्ड है, बोर्ड का भी ये रेक्टेंगुलर शेप में कुछ तो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कैसे हो गया? ऐसे। सरफेस से क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सही है। तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हमेशा सरफेस से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। सो इट्स डायरेक्शन, ये लिखता नहीं हूं बच्चे, नोट्स में ऑलरेडी है, ठीक है। सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर। इसमें भी दिख रहा है, मैंने 3D में बनाने की ट्राई किया कि सरफेस से क्या दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर। सही है। और इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये ए वेक्टर से। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का हमेशा डायरेक्शन फिक्स होता है, वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है। अब ये एरिया है, क्या दिख रहा है बच्चा? एरिया। क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे लेते हैं, देखो ये नीचे से ऊपर अगर डायरेक्शन लिया तो यहां पे सरफेस से क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर। कैसा दिख रहा है? सरफेस से परपेंडिकुलर। क्वेश्चन है ऐसे भी अगर लेते हैं नीचे तब भी तो सरफेस से परपेंडिकुलर दिख रहा है, अगर ऊपर ले रहे हैं तब भी सरफेस से परपेंडिकुलर, और नीचे जब ले रहे हैं तब भी सरफेस से परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन है कि हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा ले? हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा ले? मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन ले या नीचे वाला डायरेक्शन ले? किसका? एरिया वेक्टर का। तो देखो बच्चा, तुम दोनों में से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, तुम ऊपर वाला भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो, नीचे वाला भी, लेकिन जो तुम्हारा एजम्पशन रहेगा, जो तुम्हारा एजम्पशन रहेगा थ्रू आउट द क्वेश्चन, जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे होगे, जो भी तुम प्रॉब्लम कर रहे होगे, थ्रू आउट द क्वेश्चन तुम्हारा एजम्पशन फिक्स रहना चाहिए। अगर तुमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इस वाले एरिया वेक्टर को पॉजिटिव, तो इसी को पॉजिटिव रखना है। उससे होगा क्या बच्चा? देखो उससे होगा ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस एरिया के अलोंग होगा, मतलब इस एरिया वेक्टर के तरफ होगा, पैरेलल होगा, उसको हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हमने सीखा था। मतलब सपोज एरिया वेक्टर ये ऊपर है, तो ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे जाते रहेगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। मतलब ये जो नीचे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या लेंगे बच्चा? हम नेगेटिव लेंगे। सही है। सो क्या बोला? एरिया वेक्टर सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहता है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, कि एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। सही है। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहा तो पॉजिटिव और उल्टा रहा तो नेगेटिव। अगर नीचे में एरिया वेक्टर पॉजिटिव लिए रहते, एरिया वेक्टर इधर डायरेक्शन लेते, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाता और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाता। मतलब उससे कुछ भी डिफरेंस होने वाला नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है
कि we have to या you have to assume a single direction of area vector either upward or downward and पूरे क्वेश्चन के लिए आपको उसको फिक्स रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो बच्चा एरिया जो हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो सरफेस एरिया है। जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो कौन सा एरिया है? सरफेस एरिया। और ये सरफेस एरिया दो टाइप का होता है बच्चा, एक होता है ओपन सरफेस, ये जो सरफेस एरिया है ये दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सरफेस और दूसरा होता है क्लोज सरफेस। क्या क्या बच्चा? एक होता है ओपन सरफेस और दूसरा होता है क्लोज सरफेस। ये बच्चा 2D में होता है और ये क्लोज सरफेस हमेशा 3D में होता है। ये बोर्ड का जो हमारा ये प्लेन दिख रहा है ये XY प्लेन में है, X एक्सिस और Y एक्सिस, तो ये बच्चा हो गया ओपन सरफेस। क्या हो गया? ओपन सरफेस। लेकिन अगर स्फीयर लेते हैं, एक क्यूब लेते हैं, एक क्यूबॉइड लेते हैं, तो किस में हो जाता है? 3D में होता है, मींस दैट इज कॉल्ड क्लोज सरफेस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्लोज सरफेस। ठीक है, तो अभी थोड़ा एरिया वेक्टर के अबाउट और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम ओपन सरफेस को डील करेंगे। किसको डील करेंगे बच्चा? ओपन सरफेस। सही है। ओपन सरफेस किसके लिए एप्लीकेबल होगा बच्चा? 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हमने एक स्क्वायर लिया, यहां पे क्या लिया बच्चा? स्क्वायर लिया। ये स्क्वायर जो होगा, ये स्क्वायर जो होगा वो कैसे ट्रीटेड होगा बच्चा? ओपन सरफेस के लिए, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा। देखो इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा? सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। किसका? तो ओपन सरफेस का। अगर सपोज यहां पे एक डिस्क ले लिया, क्या ले लिया बच्चा? डिस्क ले लिया। ये क्या था? हमारा स्क्वायर था। ये क्या था? स्क्वायर था। और अभी क्या ले लिया? डिस्क ले लिया। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा फिर? अगेंस्ट सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। देखो कुछ पार्ट बाहर बनाया, कुछ पार्ट अंदर, इसका मतलब ये 3D में, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया? ये। सही है। ये किसके लिए हुआ बच्चा? ओपन सरफेस के लिए। ठीक है, इसके अबाउट एक दो क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल से। सो क्या किया, यहां पे ये एक रेक्टेंगल लिया बच्चा। देखो क्या लिया? रेक्टेंगल ABC एंड D। क्या ले लिया? ABCD। एक काम करो, कैपिटल में ले लेते हैं। ये A, ये B, ये C और ये क्या ले लिया? D। और इस रेक्टेंगल का लेंथ ले लिया बच्चा L और ब्रेड्थ ले लिया B। इस रेक्टेंगल का लेंथ ले लिया L और ब्रेड्थ क्या ले लिया B। एंड किसी ने बोला इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। क्या बताओ? इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। सो लेट बच्चा ये XY प्लेन में है, मतलब ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में। तो अगर नॉर्मल देखें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जनरली? सो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो L इंटू B। L इंटू क्या कर दिया? B। और डायरेक्शन हमेशा सरफेस से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कैसे होगा? ऐसे होगा। देखो सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे रहा, मतलब ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? Z एक्सिस। और Z एक्सिस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? K कैप। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? K कैप। तो इसको क्या लिख दिया? LB इंटू K कैप। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना होता तो देखो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला होता है लेंथ वेक्टर इंटू ब्रेड्थ वेक्टर। सो लेंथ वेक्टर क्या है? ये AB क्या है? AB क्रॉस क्या हो जाएगा? ये AD। ध्यान से याद करो वेक्टर जो हमने 11th में सीखा था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था? क्रॉस प्रोडक्ट होता था दो साइड्स का, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का क्या होता था? क्रॉस प्रोडक्ट होता था। याद करो वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी सिखाया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब आता था। तो एरिया ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? तो उस टाइम में लेंथ का एरिया वेक्टर इनटू या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ब्रेड्थ का एरिया वेक्टर। सो लेंथ ये क्या हो गया? AB वेक्टर, क्रॉस ये क्या हो गया? AD वेक्टर। सो AB वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? देखो सो L इंटू लिख सकते हैं I कैप। L इंटू क्या लिख सकते हैं? देखो X एक्सिस क्या होंगे तो I कैप। और AD को क्या लिख सकते हैं बच्चा? सो B इंटू J कैप। ये ब्रेड्थ B है ना, सो B इंटू क्या लिखा? J कैप। सो फाइनली क्या मिला? देखो सो LB इंटू I क्रॉस J क्या होता है बच्चा? K कैप। सो देखो वही आया ना, अगर हम वेक्टर फॉर्म से भी करते हैं तब भी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो परपेंडिकुलर टू क्या आएगा? सरफेस आएगा। कैसा आएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
पक्का पता चला? इसको शॉर्टकट में हम करने के लिए क्या याद रखेंगे, फटाफट एरिया निकाल लो, मैग्नीट्यूड जो पहले से तुम्हें आता है, और उसमें परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या कर लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या कर लो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस मैग्नीट्यूड। इसके बाद एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल लिया तो देखा बच्चा कि ये एक डिस्क ले लिया। एग्जांपल में क्या ले लिया बच्चा, डिस्क। डिस्क का ये रेडियस है r, कितना रेडियस है r, और ये xy प्लेन में है बच्चा। कौन से प्लेन में है, xy प्लेन में है। किसी ने बोला कि इसका एरिया और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो सिंपल, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चा, पाई r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन देखो, इससे परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या हो जाएगा, xy प्लेन में तो परपेंडिकुलर रहेगा तो z एक्सिस, एंड दैट इज कॉल्ड k कैप। सही है? हमें पता चला कि ये किसी भी ओपन सरफेस में एरिया और एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया मैग्नीट्यूड से फटाफट जो तुम्हें फॉर्मूला पता है उससे निकाल लो, और डायरेक्शन क्या करना, सरफेस से परपेंडिकुलर ले लेना। क्या लेना, डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर ले लेना। ठीक है, अब आते हैं बच्चा क्लोज सरफेस के अबाउट थोड़ा डिस्कशन करते हैं। किसके अबाउट, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वो 3D के लिए एप्लीकेबल होता है, तो चेक करो। हम अभी किसके अबाउट देखने वाले हैं बच्चा, क्लोज्ड सरफेस। किसके लिए एप्लीकेबल होने वाला है, तो आंसर है 3D के लिए। किसके लिए, 3D के लिए। ठीक है, चेक करो, ये ले लिया एक स्फीयर। क्या ले लिया, एक स्फीयर। अब इस स्फीयर पे किसी भी पॉइंट का हमें एरिया वेक्टर ढूंढना है। किसी भी पॉइंट पे क्या ढूंढना है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ये क्लोज है बच्चा, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। ये क्या है, स्फीयर। अब इस पॉइंट पे सपोज हमें एरिया वेक्टर ढूंढना है, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ढूंढना है, तो इस सरफेस से क्या दिखना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मैथ्स में ट्रिक सिखाया जाता है बच्चा कि कभी भी तुमको स्फीयर में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखना है, नॉर्मल देखना है, परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, नॉर्मल, तो एक ऐसा लाइन खींचो जो कि सर्कल के या स्फीयर के सेंटर से पास होता हो। जैसे स्फीयर के लिए इस पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर देखना है, तो एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो किधर से पास हो रहा है, सेंटर से। सो दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। इस पॉइंट का एरिया वेक्टर क्या हो गया, ऐसे हो गया। कैसे पता चला, पीछे किसके देख लो, अगर सेंटर से पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। सपोज इस पॉइंट का अगर एरिया वेक्टर ढूंढना है तो एक काम करो, एक लाइन खींचो, कहां से पास होता है, सेंटर से, तो ये क्या हो गया बच्चा, एरिया वेक्टर। अगेन यहां पे चेक करना है, तो ये क्या हो गया बच्चा, एरिया वेक्टर। सिमिलरली यहां पे चेक करना है, तो ये अपना क्या हो गया, एरिया वेक्टर। यहां पे चेक करना है तो ये एरिया वेक्टर, देन ये यहां पे एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किसी भी 3D सरफेस के लिए, किसके लिए, 3D सरफेस के लिए हमेशा बाहर ही लेंगे, क्योंकि अंदर कुछ दिखता नहीं है ना, इसीलिए ओपन सरफेस क्या था ना, तो हम ऊपर भी ले सकते थे और नीचे भी ले सकते थे। लेकिन क्लोज सरफेस की जब बात करेंगे सो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे। कौन सा डायरेक्शन लेंगे बच्चा, आउटवर्ड डायरेक्शन। किसके लिए, एरिया वेक्टर के लिए। किसके लिए, एरिया वेक्टर के लिए हमेशा डायरेक्शन क्या लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली एक ये ले लिया, सपोज एक क्यूब ले लिया। क्या ले लिया बच्चा, क्यूब ले लिया। सो देखो क्यूब के कितने फेस होते हैं, ध्यान से देखो, क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, तो आंसर है 6। कितने फेस होते हैं, 6। सो क्यूब के अगर 6 फेस है तो कैसे करेंगे, चेक करो। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर। एक फेस सामने आता है और एक फेस बैक आता है, जो मैं दिखा नहीं सकता हूं, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो पता चला ना। एरिया वेक्टर अगर किसी भी क्लोज सरफेस का देखना है तो सरफेस से बाहर निकलते हुए क्या ड्रॉ करना है हमें, एरिया वेक्टर। क्या करना है हमें, एरिया वेक्टर को ड्रॉ करना है। ठीक है, पक्का। सो एरिया वेक्टर का बच्चा पूरा कंसेप्ट आपको पता चला कि दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, एक क्लोज सरफेस, दूसरा ओपन सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, बाकी एरिया जैसे आप निकालते हो मैथ्स में वैसे ही निकालना है, बट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ओपन सरफेस रहेगा तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, और क्लोज सरफेस रहेगा तो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन को हमें
वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एज्यूम करके चलना है। ठीक है, सो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो। सो बच्चा, हमने अभी तक क्या देखा? एरिया वेक्टर। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या सीखना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा उसको और बेसिक से देखते हैं। लाइट सबको पता है, लाइट सबको पता है। अब सपोज ये एक रूम है और ये बोर्ड हमारा एरिया है। देखो ये बोर्ड हमारा क्या ले लिया मैंने? एरिया। और इस रूम में 10 वोल्ट का एक बल्ब लगा दिया। क्या किया? 10 वोल्ट का बल्ब लगा दिया। तो होगा क्या कि 10 वोल्ट के बल्ब लगाने से इस पर्टिकुलर एरिया पे जो लाइट आएगी, जो लाइट पास होगी, अब नो डाउट इसमें बाहर जाने का जगह है तो पास नहीं होगी, बट इस एरिया पे जो लाइट आएगा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी विल पास थ्रू दैट एरिया। दैट एनर्जी, उस लाइट से जो एनर्जी आएगी उस एरिया से क्या होगी? पास होगी। अब सपोज 10 वॉट के जगह हम 20 वॉट का बल्ब लेते हैं। कितना? 20 वॉट का बल्ब लेते हैं तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। 10 वॉट करने से, 10 के जगह 20 करने से क्या होगा? एनर्जी, जो लाइट एनर्जी हो जाएगी वो उस एरिया से क्या पास होगी? ज्यादा पास होगी। सो लाइट एनर्जी मींस व्हाट? 10th क्लास में एक टॉपिक में एक लाइन में सिखाया जाता था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या सिखाया जाता था? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट है। ध्यान से सुनना, लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट है। बट हम मैग्नेटिक फील्ड को बच्चा अलग से बाद में देखेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा दोनों एक साथ रहने से। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेके चलते हैं। मतलब लाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी कर रहा है बच्चा? सो कैरीज एनर्जी। क्या कैरी कर रहा है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा है एनर्जी। लाइट के पास एनर्जी है और लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे चल के भी, और यहां पे भी किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी कर रहा है? एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी कर रहा है? एनर्जी। अब इस एरिया को, इस बोर्ड के एरिया को फिक्स कर देते हैं। जितना एनर्जी जाएगा, जितना एनर्जी पास होगा, फ्लक्स की वैल्यू उतनी क्या होगी? ज्यादा। फ्लक्स का मतलब ही क्या समझाया मैंने? फ्लो। इस एरिया से जितना लाइट पास होगा, लाइट मतलब एनर्जी पास होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इस एरिया से जितना एनर्जी पास होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू फ्लक्स। मतलब फ्लक्स हो क्या रहा है कि ये काउंट हो रहा है बच्चा। फ्लक्स एक आइडिया बता रहा है कि इस एरिया से कितना फील्ड, कितना एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। इस एरिया से कितना एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास जो हो रहा है, उसी का आइडिया कौन बता रहा है? फ्लक्स। अब जैसा कि हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होने की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मींस पास होना, किसी एरिया से कुछ पास होना। यहां पे क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब फ्लक्स एक आइडिया दे रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड लाइन पास हो रहा है, इस एरिया से कितना फील्ड लाइन पास हो रहा है। सो मैंने एक कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का एक एरिया ले लिया। क्या ले लिया? एरिया। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने वहां पे फ्लूइड से एग्जांपल से रिलेट किया था। देखो यहां पे लाइट पास हो रहा है, लाइट पास हो रहा है, बहुत सारा पास हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अब सोचो, अभी जो लाइट पास हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा था, अभी ये चीज करते जाते हैं, करते गए करते गए करते गए करते गए, और अभी ऐसा कर दिया, अभी ऐसे पास हो रहा है। अभी ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो क्या इस एरिया से पास हो रहा है? आंसर है नहीं। क्या इस बोर्ड के एरिया से पास हो रहा है? नहीं पास हो रहा है। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। सही है। तो सबसे पहले हमने बनाया एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर क्यों बनाया ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। सो एक सरफेस से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन ले लिया, किसका ले लिया? एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा ऐसे ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ले लिया? ऐसे ले लिया।
सही है, जो कि थीटा एंगल से जा रहा था। इस सरफेस एरिया से कितने एंगल पे जा रहा था? थीटा एंगल पे। कितने पे? थीटा एंगल पे। तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, पैरेलल वाला क्या हो गया? कॉस, और दूसरा वाला यहां पे क्या हो गया? साइन। मतलब एरिया वेक्टर से जो पैरेलल रहा उसका नाम क्या दे दिया? ई कॉस थीटा, और ये क्या दे दिया? ई साइन थीटा। ई साइन थीटा। तो फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बच्चा कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिस्पांसिबल है? सो ई कॉस थीटा। जो एरिया वेक्टर सपोज ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट ऐसे आएगा वही रिस्पांसिबल है, जो ऐसे जाएगा वो रिस्पांसिबल नहीं है। क्या बोला? पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, तो वही रिस्पांसिबल है, जो ऐसा कंपोनेंट रहेगा वो रिस्पांसिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमने देखा कि फ्लक्स वाला जो टर्म है ये डिपेंड्स ऑन, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा। दैट फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया। एरिया जितना ज्यादा, जितना बड़ा एरिया रखोगे उतना ज्यादा एनर्जी पास होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। इसका मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। और फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा? तो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और वो एंगल एग्जैक्टली cos थीटा का रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा बच्चा? cos थीटा वाला एंगल रहेगा। सो देखो, फ्लक्स को अगर डिफाइन करना रहा, किसको डिफाइन करना रहा? फ्लक्स को। तो किसको लेके चले बच्चा? तो फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? एरिया वेक्टर एंड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड परपेंडिकुलर या कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड along area vector, along area vector। इसका मतलब फ्लक्स प्रोडक्ट है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का, जो परपेंडिकुलर टू द क्या है? सरफेस है। इसी को क्या लिख सकते हैं बच्चा? सो a इंटू ई परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं? e cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? ea cos थीटा। दैट फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? ea cos थीटा। सही है। सो बोर्ड में बच्चा डेफिनेशन पता है क्या लिखा रहता है फ्लक्स का? बोर्ड में डेफिनेशन लिखा रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो ये एरिया है, ये एरिया है कुछ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलर टू इट, पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलर टू इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। और किधर से पास होना चाहिए? तो परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास होना चाहिए, एंड दैट परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या है? ई cos थीटा। That perpendicular to the surface ही क्या है? E cos theta। So इसी से डेफिनेशन है, number of electric field lines passing through any cross sectional या any surface area perpendicular to it। मतलब इससे perpendicular, surface area से perpendicular means area vector। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसा कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के क्या हो? पैरेलल हो, सरफेस से परपेंडिकुलर हो, मतलब एरिया वेक्टर से क्या हो? पैरेलल हो। एरिया वेक्टर से क्या हो? पैरेलल हो। सो दैट फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? ए cos थीटा। और इसी को याद करो तो a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा होता है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? e डॉट a। फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया? ए cos थीटा, और उसी को क्या लिख सकते हैं? e डॉट a। सही है। थीटा क्या है? सो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बट कई बार होता है कि सरफेस बच्चा एरिया जो रहता है ना यूनिफॉर्म नहीं रहता है, एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहता है, तो उस टाइम में क्या करते हैं? हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? छोटा सा एरिया, और वो एरिया ले लेते हैं बच्चा डीए। अब डीए का एरिया वेक्टर क्या रहेगा? इससे परपेंडिकुलर। सो ये डीए का क्या ले लिया? एरिया वेक्टर ले लिया। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है तो किसी ना किसी एंगल से पास हो रहा होगा। अब बताओ हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि एरिया के पैरेलल में हो? इसका मतलब क्या लिखेंगे? ये E cos थीटा। सो व्हाट विल बी फ्लक्स? तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? E cos थीटा इनटू dA। क्या लिखेंगे? E cos थीटा इनटू dA। ये छोटा फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या लिया है? छोटा। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा। सो इसका मतलब फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, E dA cos थीटा। सो फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एरिया वेरिएबल है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इस छोटे से एरिया के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिफाइन करेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा।
एडीए cos थीटा, ठीक है। बहुत सारे बुक में बच्चा ऐसे भी लिखा होता है, ध्यान से देखो, ये रहता है ऐसा, एक गोल गोल का साइन होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और ये एक राउंड सा साइन रहता है और लिखा रहता है एडीए cos थीटा। तो बच्चा ध्यान से याद रखना है, ये बताता है क्लोज, ये जो जीरो दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज सरफेस को। किसको? क्लोज सरफेस। ये ओपन सरफेस के लिए वैलिड है। किसके लिए बच्चा? ओपन सरफेस के लिए वैलिड है। और ये एग्जैक्टली हम लिखते हैं क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? क्लोज सरफेस के लिए, इसीलिए क्लोज का साइन देते हैं। किसका साइन देते हैं? क्लोज का, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन। ये एरिया का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए होगा, मतलब हमें पूरा सरफेस काउंट करना है। अगर क्यूब है तो क्यूब के कितने सरफेस होते हैं? 6 का एरिया लेना है। इसीलिए यहां पे क्या लिखते हैं? ये टोटल, ये क्लोज सरफेस को बताता है। सो जब हम क्लोज के लिए बात करते हैं, 3D में बात करते हैं, क्लोज सरफेस के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे ये सिंबल लगाना जरूरी हो जाता है। जनरली 2D की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं होती है, क्योंकि एक ही सरफेस वहां होता है। और जब भी हम 3D में बात करते हैं तो एक से ज्यादा सरफेस हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी की चीजों के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन आता है, मैं बोर्ड वाले भी एक क्वेश्चन कराता हूं और कॉम्पिटिटिव वाले भी कराता हूं, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लो। सो बच्चा, एक क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं एक बार। गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के साथ दिया है 4 × 10⁻³ I कैप। सही है? कितना दिया है? 4 × 10⁻³ I कैप। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। मतलब स्क्वायर का जो साइड ए ले लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, मींस 5 × 10⁻² मीटर। सही है? उसके बाद बोला है कि बच्चा whose plane is parallel to yz plane, मतलब कौन से प्लेन में है? yz प्लेन में है। तो ये ले लेते हैं बच्चा x एक्सिस, ये ले लेते हैं y एक्सिस और ये ले लेते हैं z एक्सिस और एक प्लेन बनाते हैं। देखो ये जो प्लेन मैंने बनाया ये कौन से प्लेन में दिख रहा है? सो yz प्लेन में। कौन से प्लेन में? yz प्लेन में एक स्क्वायर रखा है। सो क्या निकालना है? फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to yz plane। मतलब ये प्लेन किसके पैरेलल में है? yz प्लेन। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है। बच्चा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। सही है? अगर प्लेन yz प्लेन में है तो चेक करो इसका एरिया वेक्टर कौन से एक्सिस में होगा? तो x एक्सिस में। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर ये yz प्लेन में है तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 0। तो हो गया ना फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? EA cos थीटा। E की वैल्यू कितना है चेक करो। सो 4 × 10⁻³। एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो स्क्वायर है तो a स्क्वायर एरिया होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 × 10⁻⁴। और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। कितनी? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 25 4 जा 100। सो 100 कुछ ये तो नहीं हो रहा है? नहीं। 25 4 जा 100 और ये 2 0 दे दिया तो 10⁻⁵ माइनस 1 कर दिया तो कितना हो गया? 10। अब फ्लक्स का यूनिट ध्यान देखो, फ्लक्स का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम और एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। आगे मैं सिखाऊंगा सेकंड चैप्टर में इसका यूनिट वोल्ट इनटू मीटर भी होता है। कैसे होता है बाद में देखेंगे। इसका यूनिट जनरली तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, बट वोल्ट इनटू मीटर भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं बाद में सीखेंगे। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट बच्चा। क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट मींस कुछ ऐसा है कि ये yz प्लेन में था, ध्यान से देखो, ये yz प्लेन में और ये अपना x एक्सिस, ठीक है। अगर ये yz प्लेन में है तो एरिया वेक्टर x के अलोंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x के अलोंग। और हमें क्या पूछा है बच्चा? फिर हमें पूछा है फ्लक्स। अब क्या किया देखो, अब बोला व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है और ये प्लेन कुछ ऐसे हो गया। ध्यान से देखो, ये प्लेन कैसे हो गया? कुछ ऐसे हो गया। और ये x एक्सिस से जो एंगल है, ऊपर से जो एंगल बन रहा है, देखो ये ऊपर से जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। क्या बोल रहा हूं पता चल रहा है? ये प्लेन अभी ऐसे हो गया। सो प्लेन x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सो प्लेन ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये वाला, ये कितना एंगल बना रहा है? 30।
बट हमें किधर से चाहिए एंगल? एरिया वेक्टर से। तो देखो एरिया वेक्टर तो ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस से कितना एंगल है? 30 डिग्री। हमें तो परपेंडिकुलर से चाहिए क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे है, कुछ ऐसा है। देखो यहां पे ध्यान से, ये कुछ अपना ये स्क्वायर हो गया ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, बट हमें किधर से चाहिए? एरिया वेक्टर से एंगल चाहिए। सो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। ध्यान से देखो, सो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री। सब इसी में गड़बड़ कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितना ले लेते हैं? 30। बच्चा ये प्लेन से एंगल 30 बोला, हमें तो एरिया वेक्टर से लेना है ना, तो वो 60 हो गया। सो फाई की वैल्यू क्या हो गई अगेन? ये cos 60। e की वैल्यू कितनी है बच्चे? सो e की वैल्यू है 4 × 10⁻³ एरिया कितना हो जाएगा? अभी भी सेम है, 25 × 10⁻⁻4 एंड cos 60 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चा? 1/2। सो ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आ गया? 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वोल्ट इनटू क्या यूनिट लिख सकते हैं? मीटर। ठीक है, चलो इसको कॉपी पेस्ट करो फटाफट। सो बच्चा एक क्वेश्चन देखते हैं जो नीट टू रन 10 में पूछा गया था। ये कुछ डिस्क है, ये डिस्क नहीं रिंग है, बट यहाँ रखने के बाद एज्यूम कर लो कि अंदर से पूरा फील्ड है, ये डिस्क है और डिस्क से ना एंगल 55 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्क है, मतलब ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस, तो आंसर है ओपन सरफेस। ये 2D में है और इसका कुछ ना कुछ एरिया निकालने के लिए रेडियस दे रखा है, सेंटर से यहां तक का रेडियस कितना है? r है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देख बहुत सिंपल है बच्चा, ये एरिया है और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रहा है? ऐसे। सो ध्यान से देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा चाहिए होता है? सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर वाला चाहिए होता है। सो लॉजिकली देख रहे हैं तो हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास ही नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से पास हो रहा है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से पास नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस के पैरेलल पास हो रहा है, एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर दिख रहा है, ऐसा एरिया वेक्टर के तरफ नहीं है, ये ऐसे पास हो रहा है। तो देख के ही पता चल रहा है कि कोई भी फील्ड लाइन जिससे पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। सही है। और दूसरे वे से फॉर्मूला से देखोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। सो इस पूरे के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90। सो फाई की वैल्यू क्या हो गई? EA cos थीटा की वैल्यू कितनी? 90। cos 90 क्या होती है? 0। सो देख के ही पता चला कि अगर वो सरफेस से पैरेलल दिखा, ऐसा दिखा, इसका मतलब लाइंस पास ही नहीं हो रहा है। लाइंस पास ही नहीं हो रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अभी इतना जो प्रवचन किया हम लोग, यही तो सीखना था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था, ये बाद में पूछा गया, ये पहले पूछा गया था। देखो दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है? ये दिया है स्क्वायर, क्या दिया है? स्क्वायर, और बोला है ना स्क्वायर का लेंथ साइड L है। स्क्वायर का साइड क्या? मेरा रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, बट याद रखना ये स्क्वायर बनाया गया है। ये स्क्वायर में हाफ स्क्वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। देखो आधे में दिखाया नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में था। सो आधे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं और आधे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसकी वैल्यू है E। क्या वैल्यू है? E। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। सिम, ये एक ओपन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रहा है? ऐसे। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास नहीं हो रहा है। फ्लक्स होता है क्या? एरिया से पास होना चाहिए, ऐसे जाता तब तो पास होता, वो तो ऐसे जा रहा है, पास नहीं हो रहा है। मतलब एरिया वेक्टर अगर इसका देखते तो किधर आता? इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। सो 90 फिर से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? EA cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0। सो देखो सेम टाइप के क्वेश्चन दो अलग अलग फॉर्मेट में पूछ दिया गया है। ठीक है, सो इसको देख लो एक बार, बहुत ही, और भी JEE लेवल पे भी इसके क्वेश्चन टाइम पास वाले ही होते हैं, फ्लक्स वाले। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। सो बच्चे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्लोज सरफेस वाला। कैसा? क्लोज सरफेस वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन लिया, एक क्यूब है, क्यूब की साइड है A, कितनी साइड है? A, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कि उसकी वैल्यू है कांस्टेंट है और x एक्सिस के अलोंग है। I कैप E नॉट, I कैप का मतलब क्या है? x एक्सिस के अलोंग है। तो ये ऐसे बना दिया, देखो ये अपना किसका हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन किधर? पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, एंड वी हैव टू फाइंड फ्लक्स। तो देखो ये क्लोज है कि नहीं? आंसर है। तो क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA।
तो चेक करो, यहाँ पे एरिया तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स है, लेकिन एरिया कितना है? तो आंसर है 6। देखो क्यूब है ना, कितने फेस होंगे? 6 सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 6। मतलब अगर लिखना हुआ तो क्या लिख सकते हैं? phi इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4 प्लस phi5 एंड phi6। अब इसके लिए ले लेते हैं बच्चा A1, सही है, ये A1 ले लिया, ये क्या ले लिया बच्चा? A2। सिमिलरली ऊपर वाला क्या हो गया? A3, नीचे वाला क्या हो गया बच्चा? A4, सही है। एक आगे और एक पीछे, आगे वाला A5 और पीछे वाला A6, एरिया वेक्टर अलग अलग ले लिया। टोटल कितने सरफेस है? 6, सो एरिया वेक्टर भी कितना हो गया? 6। ठीक है, अब चेक करो, अभी E और A कांस्टेंट है तो E डिवाइडेड डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसमें phi1 दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0, तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? E, और एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? सबका तो सेम ही है, तो EA cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 प्लस phi2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर है और एरिया वेक्टर किधर है? इधर, मतलब उल्टे डायरेक्शन में आ गया, सही है। देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो EA cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। और बाकी सब में चेक करो, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर नीचे है, ऊपर है, सामने है, पीछे है, कितना एंगल दिखेगा? 90। तो उन सब के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो चेक करो, EA cos 0 की वैल्यू कितनी? 1 cos प्लस EA cos 180 की वैल्यू -1। सो फाइनल फ्लक्स की वैल्यू फिर से क्या आ गई? 0। फिर से क्या आ गई? 0। इसका मतलब क्या पता चला बच्चा? ध्यान से देखो, नोट करके मैंने नोट्स में डाल दिया और तुमको भी ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है और किसी एरिया से पास हो रहा है, क्लोज सरफेस से, देखो कौन से सरफेस से? क्लोज सरफेस से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर वो क्लोज सरफेस से पास हो रहा है, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। क्या बोला? पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और किसी भी क्लोज सरफेस से पास हो रहा है, इसके जगह वो स्फीयर भी हो सकता था, सिलेंडर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर क्लोज सरफेस से पास हो रहा है, इसका मतलब उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, सही है। सो बच्चा ये था आज का बेसिक लेक्चर किसका? फ्लक्स का। नेक्स्ट टाइम हम गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से ट्राई करना समझने की, क्योंकि गॉस लॉ में और भी बहुत सारी चीजें आएगी। तो ये बेसिक चीजों से मैंने स्टार्ट किया था, सो ट्राई करना एक बार समझने की। स्टिल कोई डाउट है तो एक बार मैसेज या कॉल कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।